आपका स्वागत है ओम मंडली में। धन्यवाद। ओम दीदी चाहते हैं कि हम ओम की ध्वनि करें। सभी सीधे बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करना चाहे तो कर सकते हैं। अंदर सांस ले। शांति। 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 सो आज के ओम मंडली के सेशन के बाद हमारे टोरंटो के भाइयों ने बहुत सुंदर स्किट बनाई है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर स्किट देखें। दीदी आपको भी जरूर जरूर देखेंगे। दीदी सो जाएं फिर से पीछे। तो हमारी बात चल रही थी 1957 से 1962 के बीच की, जहाँ आप मधुबन भी बहुत बार जा चुके, सेवाएं में भी लग गए हैं और बाबा से भी काफ़ी आपका कम्युनिकेशन, दादियों से इधर उधर जाना, वैकेशन में भी सेवाओं के लिए जाना, पढ़ाई भी करते रहना, सवेरे सवेरे 5 बजे मुरली क्लास में भी जाना। और आपने एक बार ये भी कहा था कि वहाँ एक बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण का टेम्पल है आपकी यूनिवर्सिटी के बाजू में, तो वहाँ भी आप उसका एक अनुभव आपने सुनाया था, तो वो भी सुनना चाहेंगे। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा अव्यक्ति परिवार को लिंक बताना चाहती हूँ कि आपका ये जो ज्ञान में आना और आपके ज्ञान में आने के साथ साथ आपके लौकिक परिवार में भी कई सदस्य ज्ञान में आए। तो सबसे पहले तो ओम मंडली में 1936 में आपकी मासी और मासा वो यज्ञ में समर्पित हुए। उसके बाद जब आप दिल्ली में आए तो तब आपके एक मामा अहमदाबाद में और एक मामा बॉम्बे में शिफ्ट हो गए थे और एक मामा आपके साथ थे दिल्ली में, और आपकी एक मासी, 2 मासियों की शादी हो गई थी जो बॉम्बे में थी, और आप जो मामा जिनके साथ रहते थे वो गोपाल दादा, वो भी ज्ञान में आ गए थे। मामी जो गीता दीदी जो श्रीपुर सेंटर पर अभी भी हैं, वो भी काफ़ी ज्ञान में आके काफ़ी सेवाएं करती। उनकी बेटी काफ़ी छोटी थी, शायद 10 साल की, तो वो भी साथ में ही रहते थे। और आपके भाई वो भी ज्ञान में आ गए थे, और उनकी जो गंधर्वी विवाह हुआ आपकी फ्रेंड के साथ, वो भी ज्ञान में थे। और आपकी एक और मासी, जो मासी बॉम्बे में थे, उनकी एक बेटी बीना बहन जो भी चेन्नई में है, तो वो भी ज्ञान में और समर्पित भी हुए। दोनों मासियाँ जो बॉम्बे में थी वो दोनों समर्पित हुई, एक लीला बहन और एक लक्ष्मी बहन,
और उनकी बेटी लीलाबेन की बेटी बीनाबेन। सो इस रीति से काफ़ी सारे सदस्य अब ज्ञान तो में मुझे आए। रिपीट ही नहीं करना पड़ेगा, मेरे से ज़्यादा और आपकी जो सबसे बड़ी बहन थी वो भी शादी की हुई थी बॉम्बे में, पर वो भी फिर वापस दिल्ली में आए और वो भी ज्ञान में समर्पित हुए। और फिर आपकी जो बीच वाली जो बहन थी वो उनके हस्बैंड भी फिर ज्ञान में आए, वो बॉम्बे में ही थे। सो कहने का मतलब ये है कि आप जो हमेशा कहते हैं कि काफ़ी परिवार के सदस्य ज्ञान में आ गए थे, तो ये सारे गिनना तो समर्पित भी हुए काफ़ी। तो गिना तो नहीं मैंने, पर काफ़ी सारे समर्पित भी हुए। और एक बहुत अच्छी बात मुझे समझ में आई जो मैं व्यक्ति परिवार के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मोहिनी दीदी की जो जर्नी रही कि पहले नाना के साथ रहते थे और फिर बाबा को मतलब बाबा के साथ कनेक्शन बनना शुरू हुआ, पत्र व्यवहार और बहनों के साथ, एंड देन धीरे धीरे मधुबन जाने तक। और फिर आगे जैसे प्रोसेस में ऐसा हुआ कि पढ़ाई भी चलती रही और जो घर था आपका लौकिक वो अपने आप सेंटर बनता गया, और जो घर में रहने वाले थे वो अपने आप समर्पित होते गए। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो ना दीदी, कि एक पूरा का पूरा लौकिक परिवार लौकिक घर को पूरा बदल कर एक बाबा का सेंटर बन गया, और जो भी रहने वाले थे वो सारे के सारे समर्पित भी हो गए। तो बहुत सुंदर एक बाबा का कमाल है। तो आज एक्चुअली श्रीफोर्ट जो सेंटर है वो भी उसी का कंटिन्यूएशन है, जहाँ गीता दीदी और शांति दीदी निमित्त बन के चले। तो ये दीदी का थोड़ा लौकिक बैकग्राउंड, राइट दीदी? एनी करेक्शन? किसका? जो मैंने बताया वो सब राइट है ना, कि कुछ ऐड करना है? आपको कुछ ज़्यादा एक्यूरेट मालूम है मेरे से भी। तो अभी आगे हम चलते हैं कि दीदी आपने कहा था कि फिर धीरे धीरे स्टडी भी कंप्लीट हुई और आप पूरी तरह से घर ही सेंटर बन गया था, तो आप ही समर्पित रूप से जीवन जीना शुरू हो गया आपका। तो 62 से लेकर के फिर आप किस प्रकार से सेवाओं में आगे बढ़े, क्या क्या जर्नी में हुआ? स्पेशली मम्मा का भी कई बार आना जाना रहा, और मम्मा के साथ भी आपका काफ़ी रिलेशनशिप बहुत ही गहरा था, और दादियों के साथ भी आपका रिलेशनशिप बहुत ही गहरा रहा। तो वो सब कैसे आगे बढ़ा, और आपने गाड़ी चलाना कब सीखा? मैंने सुना है कि आप गाड़ी भी चलाते थे, मोटर एम्बेसडर। अच्छा, वो कहाँ से आई थी और कैसे चलाते थे? मतलब कैसे चलाना सीखा और कैसे सेवाओं में जैसे आपने? आगे सीट पर बैठ के और क्या करना, बैठो और चलाओ। कहने का मतलब कि और कैसे चलाएंगे? उन्हीं दिनों में आप चलाते थे, मतलब जैसे निर्मल शांता दादी भी चलाते थे ना वैसे? तो थोड़ा सा अभी आगे 62 से लेकर के जो भी सेवाओं में आपने अनुभव किए। तो यूनिवर्सिटी पूरी की। दीदी ये 62 से जब तक मम्मा व्यक्त हुए उस दौरान का हम सुनना चाहेंगे। वही ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो मम्मा से मैंने एक दिन कहा कि बहुत है, टू मच है, कॉलेज भी जाओ, सेंटर पे भी रहो, फिर हर तरह से खाना वगैरह भी बनाते थे, अच्छा आता था तो दादी दीदी आती थी तो मैं ही बनाते थे खाना उनके लिए। तो ये सब तो बहुत ज़्यादा है, मुश्किल होता है। तो मम्मा ने कहा कुछ मुश्किल नहीं है, तुम ऐसे करो, पैड लेके आओ, पेन लेके आओ, मैं तुमको बताती हूँ क्या करो, सब लिखो, जो कुछ आपको सवेरे से शाम तक करना है लिखो, कॉलेज जाना है इतने बजे जाना है, मुरली पढ़नी है इतने, सब लिखो, और लिख करके फिर आप 3-4 बजे के करीब देखो कि क्या क्या हुआ है क्या नहीं। तो मैंने कहा हाँ ये तो अच्छा है। और रियली जो ये जो दिमाग में रहता है ना, मुझे बहुत करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो दादियों ने हमें ये सिखाया कि पहले तो दिमाग से निकालो, पैड पर लिखो। ये आप लोगों के भी बहुत काम की चीज़ है, नहीं तो कहते रहते बहुत कुछ कर, बहुत कुछ कर, तो वो दिमाग जो है ना, तो वो कहती थी दीदी कि बाबा को कैसे याद करोगे,
दिमाग खाली होगा तो करोगे ना। तो मैंने सब लिखा कि मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे करना है, 10-12 जो कुछ। फिर मैंने देखा 3-4 बजे, तो बाबा ने मामा कहती थी अभी देखो क्या क्या हुआ है, क्या रह गया है। ऑलमोस्ट हो जाता था। तो मैंने कहा इतना जो दिमाग हम गर्म करते हैं ना काम के कारण, हमने ये सीखा। अभी तक भी भूमि को पता है कि मेरे वहाँ पैड रखा होता है, तो लिखती जाती हूँ ये करना है, कल ये करना है। दिमाग में नहीं रखते, क्योंकि अगर आप दिमाग में काम रखेंगे या बातें रखेंगे तो बाप को कैसे याद करेंगे। वो अभी तक भी हमारी नेचर है। इसलिए हम लोगों को कोई देखता है तो बोलता है जैसे इनको ये तो फ्री है, मतलब काम करते देखें। लेकिन नहीं तो जनरली लोग यही बोलते हैं बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। हमने कभी नहीं किया। तो हमारे पास एक न्यूरोलॉजिस्ट आता था, डॉक्टर, कहता चलो ब्रेन में आपके 100 बटन हैं जैसे, तो आपको 100 बातें याद रखनी है। अभी कई लोग थोड़ा ईगो होता है या इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट होता है, कितने फ़ोन नंबर याद रखते हैं। तो वो बटन गए सारे। अगर आपको 20 टेलीफोन नंबर याद है तो 100 में से वो गए, 20 और बातें याद हैं वो भी हो गए। तो वो ये कहता था न्यूरोलॉजिस्ट कि जो बहुत ज़रूरी टेलीफोन नंबर है ना, तो वही याद रखो। घर का रखो या किसी, मतलब 3-4, ज़्यादा से ज़्यादा 5। क्योंकि लोगों को ये होता था मुझे सब नंबर याद है। वो बड़े खुश होते हैं ना, इंटेलिजेंट है। पर वो कहता था ये कोई इंटेलिजेंट की बात नहीं है। ये ब्रेन में आपके जो बटन है उनको आप अप्रोप्रिएट वे में यूज़ करो। जैसे नहीं, कई बार आप मुझे कहते हैं आपको बात याद रहती है। अभी याद मैं करती नहीं हूँ, पर मुझे टाइम पर हमेशा घर में क्या है, सेंटर पे क्या है, सबको भूल जाएगा। पर मैंने कहा नहीं, है कहीं हमारे पास है, राइट। तो क्या होता है कि ये जो मामा ने ट्रेनिंग दी, क्योंकि 5 दिन हमारे पास रही, तो एक दिन मैंने बैठ के बोला कि मामा ये तो बहुत लंबी दिनचर्या है और कभी कभी तो मामा ने कहा नहीं, बताओ, लिखो सारा। समझा। फिर हमारी दीदी मनमोहिनी, हमेशा उनके पास डायरी और पैड होता था। लिख दो, जो दिमाग में आए ना वो लिख लो। ये नहीं कि अरे भूल न जाए, भूल न जाए, याद रहे, भूल न जाए। उसमें देखो आपके कितने संकल्प चले गए, कितनी एनर्जी चली गई ना। तो ये मेरे को दीदी मनमोहिनी और मम्मा ने सिखाया जब मैं छोटी थी। छोटी मतलब एक 18-19 साल की थी। तो वो मैंने अभी तक भी अपनी लाइफ में, कि दिमाग में मैं सुनती हूँ ना सारा टाइम यही, बहुत काम करना है, अभी भी ये करना है, क्या करना है, बहुत काम है, बहुत काम है। तो वो अभी चेंज करो। अभी बोलो कि नहीं है काम, कर लेंगे। तो वो उससे क्या होगा, आप लोगों की जहाँ याद लगानी चाहिए, थोड़ी पॉइंट्स भी याद रहे मुरली की। कई बार मैं देखती हूँ मुरली पूरी होती है तो सभी लोग भाई नाश्ता बनाना है, ये करना है, वो तो टेलीफोन आता है कि थोड़ा मुरली पॉइंट सुना दो। तो मैं कहती हूँ भाई आओ सुनाओ, क्या कहा था बाबा ने, क्या कहा था बाबा ने, क्या कहा, मुरली दो। मैंने कहा अभी तो सुनी, 10 मिनट भी नहीं हुए और पॉइंट्स भी भूल गई। क्योंकि और बातें बहुत, मतलब ब्रेन को हम ऑक्यूपाई बहुत रखते हैं ना। ये कोशिश यही करनी चाहिए कि करना तो सब है, हम लोग भी कुछ नहीं छोड़ते। आज तक भी जो करना है आज के दिन ही करते हैं, कल तक नहीं। फिर दूसरा जो मामा ने या बाबा ने खास नियम बनाया था कि हम सभी, क्लास पूरी हो जाती थी 8:20 पर। फिर उन दिनों में इंडिया में तो जब तक एक गिलास दूध नहीं पिए ना तो वो सोचते हैं नींद ही नहीं आएगी। ओ अच्छा है, प्रोटीन भी है। किसी भी कारण से आपने देखा होगा ना, गरम गरम ग्लास में दूध। अभी भी आप जाओ शांतिवन में तो लाइन लगी हुई होती है, सब ग्लास लेके खड़े हैं और दूध पीना। एक दिन मैंने पूछा ये नल बंद कैसे होता है, कि बड़े तेज से दूध आ रहा है। हाँ, तो कहते हैं वो बस कप जितना ही आएगा। मैंने कहा नहीं तो लोग तो कैसे, ये तो नल बह रहा है जैसे। तो कहने का भाव ये है कि
अपनी बुद्धि को इतना फ्री रखो, काम भी अच्छा होगा। याददाश्त शक्ति जिसको कहते हैं ना, याददाश्त बोलते हैं ना, वो अगर आपको बहुत एज तक चाहिए तो ज़्यादा नहीं दिमाग में बातें रखो, पर भूलो भी नहीं। आजकल तो छोटी और भूल गई, अरे मैं तो भूल गई। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को कोई नहीं कह सकता। एक बाबा को स्लो स्पीड नहीं पसंद थी, दूसरा भूलना नहीं, भूल नहीं सकते। बाबा ने एक बार दीदी मनमोहिनी को कहा कुछ करने के लिए, तो फिर टाइम हो गया, 3-4 बज गए, तो पूछवाया बाबा ने, बच्ची ने दिया कि ये किया, तो दीदी ने कहा मैं तो भूल गई। बोला क्या ये बड़ी मिस्टेक है कि छोटी है? बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि तुमने जो नहीं किया उसके कितनों को संकल्प चलेंगे। कुछ रिपेयर के लिए देना था, तो जिसने दिया, जिसको ज़रूरत है, कल चाहिए, वो गया ही नहीं, तो रिपेयर कैसे होगा? तो ज़रा दीदी सीरियस हो गई कि मेरे से तो बड़ी गलती हो गई। फिर 1 मिनट के बाद बाबा ने कहा, बच्ची ड्रामा में गलती होती है, ड्रामा हो गया अभी, तो रियलाइजेशन भी करो, परंतु उसके साथ साथ इमीडिएटली रियलाइजेशन करके भूल भी जाओ। ये नहीं कि फिर याद रहे सारा टाइम वही याद कर दे। तो ये जो हमारी स्मृति की बाबा बात करता है ना, तो क्या स्मृति में रखना है क्या नहीं। दूसरा वो जो आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर की बात, वो भी पहले की ही है। तो जर्नलिज्म बाबा को बहुत था, अपना न्यूज़पेपर हो अपने, या सेवा करो जाके, रेडियो स्टेशन, टेलीविज़न, अखबारों में जाके सेवा करो। तो हमने कहा चलो थोड़ी ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो डिप्लोमा होता था 1.5 साल का, इवनिंग में जाते थे, दिन भर तो सेंटर पर होते थे, शाम को मैं जाती थी। तो जो कॉलेज था उसके बिल्कुल साथ में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर नहीं बाबा कहता है, बड़ी बड़ी लंबी दोनों की मूर्तियाँ, आंखें एकदम दिव्य। रोज मैं पहले वहाँ जाती थी, वो देख के उनको, फिर बाद में मैं कॉलेज में जाती थी। फिर रात को 8:45 बस से जाते आते थे, 40 मिनट्स के करीब लगते थे। तो 85 बॉयज़ थे उस कॉलेज में, हम 3 बहनें थी, क्योंकि जर्नलिज्म में ज़्यादा उन दिनों में बहनें नहीं पढ़ती थी, लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी, लड़के ज़्यादा थे। तो हम लोग पीछे 3 बैठ जाते थे। एक बहुत बड़े घर की थी, मैं थी तो सिंपल भी थी पर पर्सनैलिटी थी। फिर एक तीसरी, हम तीनों पढ़ते थे जर्नलिज्म। तो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर में रोज जाती थी मैं। तो सीखा सीखा, बहुत कुछ सिखाते थे दादी हमको। दीदी आपका वो साक्षात्कार का पार्ट भी तो बढ़ता गया, आई मीन सॉरी, वतन में संदेशी के रूप में जाने का पार्ट भी तो बढ़ता गया। आपने कल या परसों बताया था कि वो 3 प्रकार की संदेशियाँ होती हैं, तो फिर धीरे धीरे आपको भी लैंग्वेज बाबा की समझ में आती गई और आप भी संदेश लाना ले जाना शुरू हो गया था। और राइट, तो उसका कोई विशेष अनुभव कोई और कई लोग कहते हैं जब सुनाई नहीं पड़ता है तो आपको कैसे समझ में आता है। तो हम उन दिनों में, आपको याद है इंडिया में अभी भी है, पुलिसमैन होते हैं ना ट्रैफिक के वहाँ, तो वो कहते हैं नहीं, ऐसे करते हैं ना। अभी एक गांव का आदमी आया दिल्ली, तो वो पुलिसमैन के सामने खड़े हो, ये क्या कर रहे हो, क्योंकि उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो तो रास्ता बता रहा है, ट्रैफिक रेगुलेट कर रहा है ना। तो वो गांव वाला, मतलब उसको समझ ही नहीं आए। तो हम मिसाल देते थे कि वतन में भी ऐसे ही होता है, पहले जब जाते हैं तो ये वो ऐसे देखते हैं, पर समझ नहीं आता है। अभी देखो कितनी, अभी क्या एक्सप्लेन करें कि कैसे मन में बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है थॉट। सुन भी नहीं रहे हैं लेकिन सामने बाबा है, और जैसे लिप्स और हमारे ट्रांसमिट हो रहा है हमको बिल्कुल पूरी तरह।
अभी तो बाबा बातें करते हैं, सब बातें, कई मुझे कहते हैं आपको इतना कैसे याद रहता है। मैंने कहा भगवान की बात थोड़ी भूलेगी, कभी कभी एक आध बार भूलता है, बट मोस्टली कितना भी संदेश होता है ना वो, तो ये डेवलप हो जाती है ना फैकल्टी। तो ये फायदा जरूर मुझे हुआ कि भावनाएं समझना लोगों की, किसी के मन के अंदर कोई बात है तो वो आपको पहुंचे और आप उसकी बात को पूरा कर दो। किसी के लिए हम सोच रहे होते हैं कि हमको ये देना है, या वो संकल्प करके आ रहे हैं कि हमें भी ये मिलना चाहिए, तो क्या हो जाता है कि सतयुग में शुद्ध थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन है ज्यादा। अभी तो बोलते हैं ना, अभी तो 2 बार बोलते हैं तो भी आधी सुनते हैं आधी नहीं। मैं देखती हूँ कि अभी ने सुना है पर नहीं सुना है नहीं। और यहाँ तो हमारी जो फैकल्टी है माइंड की, तो माइंड टू माइंड, जैसे संकल्प हमको आएगा, संकल्प आपको आएगा, तो जब कहेंगे तो अरे मैं भी यही सोच रही थी, मैं भी यही सोच रहा था, नहीं इस तरह से। तो वो जैसे सूक्ष्म वतन का कम्युनिकेशन सिस्टम है। एक बार बाबा ने कहा था ना कि वतन में सूक्ष्म पॉजिटिव संकल्पों से कारोबार चलता है। तो इस तरह से आप लोग भी, हम तो कई बार बाबा के साथ बैठ के देखो, करो, बाबा से बात करो, पर इंतजार नहीं करो जवाब के लिए ना। आप बता दो बाबा को, उस समय जवाब नहीं देगा कई बार, पर मिलेगा आपको। अच्छा, आप लोग ये कहते हैं कि अभी पता कैसे चले कि बाबा कह रहा है या मेरा मन कह रहा है? कैसे पता चले कि मेरे मेरे मन की बात है? या तो अगर आपके मन की है ना, तो आपको वो संकल्प अगर पूरा नहीं आया तो बहुत चलेगा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अगर बाबा की तरफ से है कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो मेरा थोड़ी संग। तो ये जो हलचल होती है वो मन के कारण। अगर बाबा की है तो आपको हलचल नहीं होगी, आप निश्चिंत रहेंगे कि अगर बाबा ने कहा है तो हो जाएगा, होगा। अगर मेरा है, क्यों नहीं हो रहा, उन्होंने नहीं माना, किसने, ये हलचल होती है ना जैसे। तो अभी आप साल का ही पूछ रहे हैं, तो मम्मा दिल्ली में बहुत रेगुलर आती थी। दीदी हर हर साल में एक बार या आती थी साल एक में एक बार, 2 बार? 2-3 बार। जैसे अभी लखनऊ जाना है तो दिल्ली से आएगी, कानपुर जाना है, थोड़े जो सेंटर्स थे वो बुलाते थे मामा तो को। आप जो रहते थे, मतलब जैसे हमने बताया कि आगे समझा कि लौकिक घर अभी सेंटर हो गया है, तो वहाँ आके रहते थे? भी प्रॉपर सेंटर ही था। हाँ एक हमने कैसे हुआ ड्रामानुसार कि लौकिक में भी अलौकिक संबंध था। हाँ वही। नहीं, मैंने आपको बताया कि हम लोग हैलीफैक्स में रहे, आई में, तो जिनके घर में हम रहे 3 महीने रहे, फिर हमने कहा भाई अभी हमको जाना है, वीसा पूरा हो रहा है, नहीं आप लोग अपने पासपोर्ट दो, हम वीसा एक्सटेंड कराएं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और रहेंगे। तो वो पासपोर्ट लिए, तो मेरे साथ चंद्रा बहन थी, वो मेरी बड़ी बहन थी। दीदी ने कहा तुम ले जाओ, थोड़ा उसको एक्सपीरियंस हो, वो इंग्लिश तो बोलती थी, तो हम कहीं और भेज सकेंगे। फिर वो मॉरिशियस चली गई थी, मॉरिशियस में रही, तो वो देखा तो दोनों का लास्ट नेम सेम। आप दोनों का लास्ट नेम सेम है, क्या ऐसा नहीं होता है क्या दुनिया में? क्या आप लोग बहनें हो? मैंने कहा हाँ। 3 महीने हम लौकिक बहनें रही, तो उनको आइडिया नहीं था कि हम लौकिक हैं। क्योंकि क्या है कि हम लोग जब ज्ञान में आए तो लौकिक अलौकिक बहुत था। आजकल लोग कहते हैं मेरी मम्मी मेरा, हमने कभी नहीं कहा, हम कहते हैं लौकिक मामा, ये नहीं मेरा मामा, क्योंकि लौकिक हो गया ना, तो वो बहुत था लौकिक अलौकिक। तो मुझे ये लगता है कि हमारे व्यवहार में कभी कभी लौकिक तरीके से हम बोलते हैं, या वो नहीं होना चाहिए। जितना आप अलौकिक रहेंगे ना, अट्रैक्शन है, उसमें क्या होता है कि संबंधों में एक नए तरह का सुख होता है जो अलौकिक होता है। लेकिन अगर लौकिक होता है तो फिर सेंसिटिव होते हैं, ये नहीं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाता है।
तो क्योंकि बहुत था अलौकिक अलौकिक ना, तो सेंटर पे देखो बड़े घर होते थे, एक साइड पर रहने का होता था, दो बड़े हॉल हो गए, कोर्स के लिए रूम हो गया, तो ऐसे चल सेवा भी चलती रहती है। और अगर लौकिक कोई परिवार, ये मैं ज़रूर सबको राय देती हूँ कि जहाँ भी लौकिक में सेंटर है, लौकिकपन नहीं हो, तो नहीं तो दूसरे भाई ये तो प्रवृत्ति है जैसे, तो बाबा की जो प्रवृत्ति है उसी तरह से अगर हम सब कुछ करें तो एक अच्छी फीलिंग जैसी आती है। दीदी वो तो मैंने भी देखा है, जब भी आप, मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो आपकी मामी है। वो तो जब बताया किसी ने ये मामी है, ये कजिन है, ये है, तब पता चलता है कि ये, क्योंकि बहुत क्योंकि ही हमने स्वीट है। शुरू से अलौकिक रखा है। मैं विदेश में थी, मैं कभी भी ये नहीं कि जब चाहिए फोन पे बात कर रहे हैं, हमने कभी नहीं की। उन एक दिन अचानक आया ख्याल कि चलो आज पूछे कैसे हैं, तो वो लोगों को ज़रूरत होती थी किसी बात का, मोहिनी बहन आपको याद कर रहे थे, इस बारे में राय लेनी है। लेकिन ऐसा नहीं जैसे आजकल हमने देखा है, जब देखो फ़ोन कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, उसे हमने तो कभी नहीं लाइफ में लौकिक को फ़ोन, मतलब जब बहुत ज़रूरी होगा तो क्या लगेगा। एक बार मॉरिशस में, मैं अफ्रीका में गई, भेजा भेजा, केनिया वगैरह में सेंटर नए खुले थे, तो दीदी ने कहा कि आप सब जगह जाओ, तो 9 कंट्रीज में मैं अफ्रीका गई, 74 की मतलब यहाँ आने से पहले। हाँ भी तो वो। जब मैं गई वहाँ पर अफ्रीका में, तो वहाँ पर मेरे को दादी जानकी कहती है 2 दिन मॉरिशस भी चले जाओ ना। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल पास में है, मैं चली जाती हूँ 2 दिन। जब मैं गई तो चंद्रा बहन की बड़ी सर्जरी होनी थी। अभी हमें तो पता भी नहीं, वो इसलिए नहीं बताते कि लोगों क्यों चिंता हो, पर कैसे मुझे लौकिक सेवा, मतलब बहन के सेवा का चांस मिला। मैं थी तो हिम्मत बढ़ती है, बाकी हम तो क्या करते हैं, पर कोई होता है तो अच्छा लगता है। तो मुझे हैरानी हो रही थी कि आपको अपने अंदर नहीं है कि मुझे जाना है, मेरे को उनके लिए करना है, लेकिन आपको अगर ज़रूरी है तो बाबा पहुंचा दे। और मैं खुद हैरान, 2 दिन रही फिर मैं चली गई। तो उसके बाद मैं फिर भी गई हूँ 1-2 बार। लेकिन कहने का मतलब कि अगर हम नहीं रखते हैं ना, तो भी बाबा और ड्रामा आपकी जो ड्यूटी है, आपकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचा देता है। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से जाते हैं तो पता तो लगता है भाई ये अपना थोड़ा बहुत तो कुछ भी है, लोक लाज है, मोह है, ज़रूरत है, पर आपने प्लान किया ना, पर बाबा आपको पहुंचा दे। मेरे ऐसे कई अनुभव हैं कि बिल्कुल टाइम पर, लौकिक में कोई हॉस्पिटल जा रहा है और मैं पहुंच गई। तो हमारे लौकिक में क्या था, एक दिन, एक बार गीता बहन बीमार थी, हमारी मामी जी, तो मुझे जाना था, शिव जयंती का प्रोग्राम था। तो मैंने उनको बोला मैं रुक जाती हूँ, इसकी सेवा कौन करेगा। तो क्या बोलते हैं, जो आप सेवा करने जाएंगे वो हम नहीं कर सकते, पर जो आप करना चाहती हो वो हम सब कर सकते हैं। तो मतलब लौकिक वाले भी हमेशा ये समझते थे कि ये लोग हमारे कारण नहीं रुके, ये लोग जाएं सेवा करें सेवा करें। तो मेरे अंदर में यही आता था। फिर एक बार मैं हॉस्पिटल में थी, तो कोई बहन नहीं आई, उस आ नहीं सकी, तो लौकिक माता जी ने कहा चलो आज मैं सो जाती हूँ आपके साथ। फिर कहती है रात को, मैं इसलिए तुम्हारी सेवा नहीं कर रही कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तो इसलिए कर रही हूँ तुम एक दिन विश्व की सेवा करोगी। मैं हैरान कि ये ऐसी भी माँ होती है जो कहती है मैं तुम्हारी सेवा नहीं, क्योंकि तुम्हारा ये भविष्य है। तो एक अलौकिकता थी ना फैमिली में, तो अच्छा लगता था। तो दीदी जैसे आपने कहा कि मम्मा भी काफ़ी बार आती थी साल भर में भी, और बाबा भी एक बार या कई बार आते थे? नहीं, क्या होता था जब सर्दी बहुत होती थी ना माउंट आबू में, तो बाबा के लिए थोड़ा एज बड़ी थी ना, तो या बॉम्बे, दिल्ली में भी काफ़ी ठंड होती है बॉम्बे में, तो बाबा जनरली बॉम्बे ही जाते थे हर साल। 2-3 महीने कोई ना कोई होस्ट करता था बाबा को, या फिर कभी कभी दिल्ली आ जाते थे, पर विंटर के तो दिनों में। साल में एक ही बार ना दीदी? हाँ, विंटर में। और आप मधुबन। क्योंकि बाबा जूता मतलब कपड़े गर्म भी बहुत नहीं डालते थे,
एक ही कार्डिगन डाला, चप्पल भी खड़ाऊं की तरह बहुत लाइट होती थी। तो सर्दी तो बहुत होती है ना वहाँ। तो दीदी मुझे ये पता है कि मम्मा के साथ भी आपका काफ़ी नज़दीक का संबंध रहा, और जो 1965 में जब मम्मा व्यक्त हुई उन दिनों की भी काफ़ी अच्छी आपके पास कहानी है। पर उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि मम्मा बाबा के ये 1962 और 1965 के दौरान में आप जैसे वीआईपी सेवाएं, मतलब इधर उधर जाके भी कई सेवाएं आपने की, तो उसमें कौन कौन से वीआईपी, किस तरह से आपने इन लोगों की सेवाएं शुरू की, वो पहले हम जानना चाहेंगे। देखो क्या होता है ना कि थोड़ी बेसिक एजुकेशन थी, और बोलना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के उसके कारण सोशल सर्कल, तो डिप्लोमेट्स हैं, ये हैं, जाना आना मिलना बहुत होता था। छोटे थे तब भी जाते थे। तो एक एटिकेट भी होता है, एक बोलने का तरीका भी होता है। और तो फिर बाबा भी, तो दो सेवाएं, एक तो मिनिस्टर शादी की बहुत करते थे क्योंकि काम पड़ता रहता था ना, कभी कुछ कभी कुछ। दूसरा हमने फिर अखबार वालों की भी, जब जर्नलिज्म पूरा हुआ तो 1 साल जॉब करनी, इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो मैं तो अपना जाती थी, कोई भी एडिटर गई, हम जब गयाना में गए, सावी बैठी हुई है, तो ये लोग ताला लगा के, सवेरे मुरली के बाद ताला लगा देते थे सेंटर को, और कहते थे आप लोग बाहर नहीं जा सकते हो, यहाँ लोग जो है ना वो नहीं जाना है। अब ऐसे कैसे होगा, हम वहाँ क्यों बैठेंगे। तो हम अपना ताला खोला, न्यूज़पेपर वाले के पास चले गए। वो दूसरे दिन न्यूज़ आ गई, हमारी फ़ोटो आ गई। तो ये कहते हैं ये आप निकले कैसे, गए कैसे। अभी हम लोग तो सेवा के इतने यूज टू थे। तो ऐसे करके जब भी चांस मिला, मीडिया की सर्विस बहुत करते थे। तो जगदीश भाई और मैं दोनों रिप्रेजेंट करते थे ऑर्गेनाइजेशन को। स्पेशली दिस 62, 63, 64। तो पॉलिटिकल उसमें ज़्यादा थे और मीडिया का ज़्यादा करते थे। अच्छा, तो दीदी अभी आप हमें ये पीरियड जब मम्मा जब अव्यक्त हुई 1964 65 के दौरान, आपने काफ़ी मम्मा का देखा स्वरूप, और कैसे आपके सामने सामने ही अव्यक्त हुए, तो वो स्पेशली आपका अनुभव वो जानना चाहेंगे। मामा का जब पता चला कि तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग, मैं जम्मू में थी, जम्मू कश्मीर में, तो मामा हमारे पास आई हुई थी। तो पता चला, तो फिर रमेश भाई ने उनको बॉम्बे बुला लिया, क्योंकि बॉम्बे में रमेश भाई की बहन डॉक्टर थी, अनिला बहन। कोई डॉक्टर बाहर का तो इतना नहीं, वही सबकी ट्रीटमेंट करती थी। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि फिर बाबा ने मामा को मधुबन आ जाओ, तो फिर मेरी ड्यूटी लगी उनकी मेडिकल सारा, क्योंकि बड़ा परिवार होता है ना, तो डॉक्टर्स भी होते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर भी था, आयुर्वेदिक भी था, दूसरा भी था। तो एक होम्योपैथी वाला डॉक्टर था, वह गणेश जैसा था, मोटा, लेकिन उसकी दवा ऐसी लगती थी नहीं, सिम्टम्स को समझ करके। और वो एलोपैथी बंद नहीं करवाता था, वो भी खाते रहो ये भी खाओ। तो उसने मामा का जब देखा तो दवाई दी। फिर एक टाइम ऐसा बोला कि ये इंजेक्शन अगर जर्मनी से आप लोग मंगा सको तो लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी, नहीं तो 17 दिन मामा रहेगी। तो एंड में कई महीने तक मेरी ड्यूटी थी, उनका सारा मेडिकल। तो दीदी नेचुरली आप मतलब मधुबन में थे मम्मा के साथ? मामा मधुबन में थी। हाँ, तो आप भी वहाँ ही रह रहे थे नहीं, मधुबन में? दिल्ली में थे ना, तो सारा कारोबार तो दिल्ली से ही होता था ना। मतलब फ़ोन से या? नहीं, अच्छा। हाँ मतलब आते जाते थे ट्रेन में, या कोई आता है। 17वां दिन था जब मामा ने, क्योंकि हम लोगों को कौन जानता था जर्मनी में कहाँ से वो इंजेक्शन है। अभी तो हमने कई बहनों के लिए यूएसए से पायलट के द्वारा जान पहचान से वो इंजेक्शन 4-5 हज़ार रुपए की, डॉलर्स की आती थी। पर दादी कहती थी मोहिनी तुम ये भेजो,
फिर हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि हर मेडिकल कंपनी के पास एक मर्सी मिशन होता है जिसमें वो कुछ फ्री चीज़ें देते हैं। तो वो जब मुझे पता चला, उस अब जिस व्यक्ति ने बताया वो ये एंथनी भाई थे ना, यहाँ डनीस के भाई, तो उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा 5,000 की इंजेक्शन तो बहुत है, तब तो $5,000 बहुत लगते थे ना। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, मैं आपको पर वायस, ये दीदी बाद की बात है ना, नहीं मम्मा के लिए मम्मा के लिए तब यहाँ कहाँ था। नहीं, मतलब ये तो कहने का मतलब कि फिर हमें पता चला, पर मम्मा के लिए हम नहीं अरेंज कर सके। 17वें दिन मम्मा ने शाम को शरीर छोड़ा और सब दिल्ली में तो कहें दीदी कि आप मम्मा के अवेक्त होने के कितने दिन पहले मम्मा के साथ थे, और क्या लास्ट आपने कब मम्मा दादी को देखा। गुलजार थी, मनमोही, सभी दादी है उनके कमरे में मधुबन में ना। वहीं बैठे रहते कितने थे। दिन पहले दीदी, हम्म, कितने दिन पहले आप मिले। मैं 10 दिन पहले। 10 दिन पहले। फिर क्या हुआ जब मामा ने शरीर छोड़ा नहीं तो, दीदी, वो हाँ अनुभव सुनना वही चाहते बता हैं। रही हूँ कि एंड में एक तो दिल्ली में रहना जरूर था, फिर नहीं अलग। नहीं, मम्मा को जब आप लास्ट मिले ना 10 दिन पहले, वो अनुभव सुनना चाहते हैं। सभी दादियाँ बैठी थी, लेकिन मामा का चेहरे में दिखाई नहीं पड़ता था कि वो पेशेंट है। कई बार तो डॉक्टर आके पूछते हैं हु इज द पेशेंट, कौन है इनमें से, चाहे मामा, क्योंकि ठीक बैठी होती थी ये वो, काफी उनको तकलीफ तो काफी थी। तो दीदी सभी को पता था ना यज्ञ में कि तो अभी। इसलिए मामा ने, मामा कैसा लग रहा है आपको, क्या फीलिंग है, बोला ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। हमको आज तक उनका वो, कि उनको कुछ भी अपनी तकलीफ का वर्णन या कुछ नहीं, कहती थी ड्रामा में है। ऐसे ही दादी प्रकाश पणी का भी 1-2 बार था, हम लोग भी सब साथ होते थे, ड्रामा है ना चल रहा है। मतलब अचल अडोल स्थिति क्या होती है, तो जरा भी उनको हलचल नहीं थी अंदर में। तो वो जो लास्ट आप मिले थे, आपको पता था कि ये शायद हमारी लास्ट मुलाकात है। ये तो संकल्प नहीं था, पर ये तो पता था। तो मैंने सोचा फिर आएंगे, पर फिर दिल्ली में ऑलराउंडर दादी सभी वो, लाल तुम यहाँ बैठ जाओ, हाँ हम जाते हैं, लाल लाल करके बुलाती थी वो ऑलराउंडर दादी। मतलब बेटा बैठ जाओ तुम, हम जाएंगे, ठीक है आप लोग जाओ सारे। तो मैं फिर 13 दिन भी मैंने ही किए, भोग लगाया सब मम्मा के प्रति। और मधुबन नहीं गए, हमने कहा इनको जाने दो, तो जो भी जा। 24 जून को मम्मा अवेक्त हुए, और वहाँ आप दिल्ली में ही थे। बाकी सारी दादियाँ फिर मधुबन गए थे और आपने सभी वहाँ ही भोग गुलजार लगाया दादी था। वगैरह, गुलजार दादी तो वहीं थी। तो कब, आपने जब पहला भोग लगाया मम्मा के लिए, तो अभी ये बाबा तो ने नहीं पूछो। नहीं पूछा। ये तो याद चलो। नहीं है। मतलब आते थे अच्छे अच्छे संदेश आते थे। रजौरी गार्डन में ही रहती थी मैं 13 दिन। तो आपको मम्मा के अव्यक्त होने के बाद कैसी फीलिंग रही, मतलब क्या मम्मा के प्रति देखो आपका। क्या था कि सबको ये पता था कि हम दोनों का बहुत प्यार है, तो लोग सोचते हैं कि बहुत अटैचमेंट होगी। तो बोला अभी मम्मा गई, अभी ये लोग सब चले जाएंगे, ज्ञान में नहीं रहेंगे, तो मम्मा के कारण थे। अभी ऐसी बात तो नहीं है ना। ये तो मुझे ऐसा लगता था कि सेवा की ज़रूरत है, और ट्रस्ट होता है ना मामा मेरे ऊपर हमेशा। खाने का भी होता था, मैं अच्छा मैं बना देती हूँ, ऐसे करके बहुत मैंने सेवा की उन मामा की। तो हमें तो एक बाबा बैठा है ना, हाँ, तो फिर हमने सोचा नहीं, लोगों ने ये सोचा कि ये लोग बहुत अफेक्टेड होंगे, पर देखो यही लौकिक अलौकिक में फर्क होता है। लौकिक में दुख है, अलौकिक में नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने अभी नहीं पूरा बता रही, पर जब हमें पता चला 1:45 रात को बाबा गए। दीदी 1 मिनट, वहाँ नहीं जाएंगे अभी हम। नहीं, मेरा मतलब कि साइलेंस, जब ऐसी आत्माएं जाती है ना तो एकदम साइलेंस हो जाती है, दुख नहीं होता, सेपरेशन नहीं फील होती, ये लगता है कि ये लोग ऊपर हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी फीलिंग मम्मा भी जब गई तो आंसू तो किसी हमने तो नहीं बहाए, बिल्कुल नहीं।
आपने मम्मा को अव्यक्त स्थिति में देखा कुछ, क्योंकि उस दौरान तो सबसे पहले मम्मा गई तो मम्मा ही सबसे पहले अव्यक्त हुए, ऐसा कहने में आया ना दीदी कि अभी ये अव्यक्त हुए। देखो मुरली चल रही होती थी, मम्मा जा नहीं पाते थे। मैं क्यों कहती हूँ लोगों को रोज मुरली सुनो। मैंने कहा आज आप जा सकते हो, आज गाड़ी है, आपकी टांगे अच्छी हैं, बैठ सकते हो। कोई दिन ऐसा होगा जा ही नहीं सकोगे, तब कहोगे अरे मुझे तो सेंटर जाना है, कोई मुझे ले चले। और जब जा सकते हो तो घरों में बैठे हो। मैं सबको कहती हूँ रियली कि जब तक यंग हो और आ सकते हो, कल कर्फ्यू लग जाए तो क्या करोगे? नहीं आ सकते हो ना, तबीयत खराब होगी। अभी तबीयत भी ठीक है तो भी घर में बैठे हैं, सेंट बाबा के घर नहीं आ रहे हैं। थोड़ा आश्चर्य सा लगता है नहीं? तो क्या था कि मामा तो उस समय जा नहीं पाती थी, तो माइक लगा हुआ था, मुरली सुनती थी। किसी ने कहा मामा आपको, आप तो मुरली चलाते हो, आपके में सारा ज्ञान है, मुरली क्यों सुनते हो? बोला देखती हूँ, हर बात की स्वरूप बनी हूँ। मैंने जो सेवा में बाबा कराना चाहता था वो की है। मैं अपने को चेक करती रहती हूँ, इसलिए मैं मुरली सुनती हूँ। तो मामा हमेशा मुरली में नहीं कहती है कि मुरली मधुरतम अमृत भी है तो दवाई भी है। कभी मुरली न सुनने कभी माया आ जाती है ना, तो मुरली में मज़ा नहीं आता है, वो दवा करके पियो। क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है इसका मतलब बीमार है। तो एग्जाम्पल देते थे, जैसे बुखार आता है ना तो खाने को मन नहीं करता, मुंह ऐसा हो जाता है कड़वा। तो जब मुरली अच्छी न लगे तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बुखार माया ने चढ़ाया हुआ है। राइट, ऐसा मतलब कहती थी मामा। और फिर कहती थी ये ज्ञान के बाण भी हैं, तलवार भी है। तो मुरली का महत्व, ये चलते फिरते मुरली पढ़ लेना, आपस में बैठ के मुरली ठीक है, लेकिन ऑफिशियली जैसे मैंने आपको बताया नहीं जा पाते हैं, उसी टाइम पर ही जूम में सफ़ेद कपड़े पहन के बैज लगा के जैसे अभी बैठे हैं बैठो, सेम। अच्छा नहीं आते, क्यों नहीं आते? कोई कहता है इसलिए इसलिए। मैं तो सब बहाना ही मानती हूँ, क्योंकि अंदर आप तंदुरुस्त हैं, गाड़ी है आपके पास, सब सुविधाएं हैं और आप घर में बैठे। मीन अनलेस भाई जॉब की जल्दी है ये। तो मम्मा तो मुरली, खुद ही मुरलीधर थी, तो भी मुरली सुनती थी, कोई दिन ऐसा नहीं था। क्योंकि जब तक हम मुरली ठीक से सुनते नहीं है ना, अभी मैं आपको बताऊं, मैं सवेरे अमृत वेले के बाद एक बार टेलीग्राम में मैं हमेशा सुनती हूँ। फिर उसके बाद हारमोनी हाउस, मतलब कहाँ भी मुझे मुरली चल रही है ज़रूर सुनती हूँ। क्योंकि जब मैं सुन रही हूँ तो मुझे इतने पॉइंट्स टच होते हैं, मेरे को इतनी गहराई एकदम आ जाती है, कभी नहीं मिस करना चाहती। तो ये फाउंडेशन, तो मम्मा तो अंत तक ये करती रही। फिर आपको तो ये पता ही है कि मम्मा के भोग में अंगूर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम जहाँ कॉटेज है ना बाबा की, वहाँ पर वाइन लगा था, अंगूर की बेल, बहुत बहुत अंगूर लगा था। तो बाबा ने सब, हम सबको अंगूर भेजा, और मम्मा ने अंत में सबको सवेरे 8:45 9 बजे मुरली के बाद सबको अंगूर बांटा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो अभी तक भी भोग में मम्मा के अंगूर। और वेनेसडे को मम्मा भोजन बनाती थी, खिचड़ी बनाती थी, और वाइट वाइट आलू, उसमें हल्दी वगैरह नहीं डाली। ठीक है, हल्दी में ताकत है, पर पीला भी तो बहुत करनी नहीं, वाइट रहते हैं कभी कभी तो। जीरे के आलू बोलते हैं, जीरा आलू, और खिचड़ी बनाते थे। दीदी आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में। मम्मा से आपको पर्सनली कोई वरदान, कोई शिक्षा, कोई ऐसी टचिंग वाली बात? मतलब पूछते रहते थे मामा आप शिव बाबा को ज़्यादा याद करती हो कि ब्रह्मा को? तो कहती थी अलग कर सकते हो क्या? शिव बाबा को क्यों याद करते हैं? तो कहता है ब्रह्मा को फॉलो करो। ब्रह्मा को फॉलो करते हैं तो कहता है शिव बाबा को याद करो। तो हम अलग, कहती थी मैं तुमको 50-50 क्या होता है, 100% में दोनों है। तो ऐसे ऐसे बहुत अच्छी बातें मामा से हम पूछते थे कि
फिर एक बार मामा ने मुझे बहुत अच्छी बात कही। मामा योग पर बहुत हम लोगों को जोर देते थे, तो हमारी इंटरेस्ट योग में इतनी थी। आजकल देखते हैं इतना योग युक्त, हम लोगों की तो एकदम पता लगता था कि तो मामा ये कहती थी कि देखो, अगर आप मर्सिडीज गाड़ी ले ली आपने, बहुत फास्ट होती है, अब कहीं से पुल है, छोटी है, याद है जब आबू जाते हैं ना, एक छोटी पुल आती है, तो अगर आगे बैलगाड़ी है और आप मर्सिडीज गाड़ी में क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। बैलगाड़ी के पीछे धीरे धीरे अपनी मर्सिडीज में जा रहे हैं। तो कहती थी कि अगर जिसके पास योग बल है, बैलगाड़ी नहीं आएगी उसकी मर्सिडीज का। तो ये जो बड़े विघ्न, छोटे विघ्न, विघ्नों की बात कई मेरे से कहते हैं, थोड़ा योग बल बढ़ाना पड़ता है, तो आपको टचिंग भी होगी, कभी नुकसान नहीं होगा, मतलब जैसे आगे बढ़ते ही जाएंगे, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक बार मामा ने कहा, राजयोग ऐसे तो मतलब कठिनाइयाँ तो आती ही है ना, माया की परीक्षा आती है, कर्मों का हिसाब किताब। कहा ऐसे तो कांटों, रास्ते में कांटे हैं, जो योग युक्त होगा हर कांटा फूल बन जाएगा, और आप ऐसे चलेंगे जैसे फूलों के बगीचे में चल रहे हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मामा, कुछ याद है, सब तो नहीं याद है, पर मामा की मुरली भी ऐसी होती थी। एक ज्ञान सरिता है ना मामा की मुरली की किताब, हाँ, हर एक रखो अपने घर में, जो मामा के दिन आते हैं थोड़े दिन पढ़ो। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 किताबें और अच्छी हैं, मैं किसको, सभी को बताई थी या किसको। एक है पवित्र धन पर, जो रमेश भाई ने, अभी हमने उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के अभी छपी है शांतिवन में। हमने अभी युगलों में सबको वही गिफ्ट दी, पवित्र धन की, कि प्रवृत्ति में रहते हुए आप क्या करना चाहिए। दूसरा है कि पुरुषोत्तम संगम युग की मर्यादाएं, वो भी रमेश भाई ने लिखी है। उससे बहुत बहुत अच्छी बातें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सिस्टम्स के बारे में। वो किताब भी अभी हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके छपवाई है। तो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश वाले इंग्लिश, हिंदी में भी पढ़ो। थोड़ा पढ़ना चाहिए, सब रखो अपने पास। मैं तो जब यहाँ तो नहीं ना, वहाँ पर पीस विलेज में खाना खाने जाती हूँ, जब तक प्लेट आए है वो तो एक चैप्टर पढ़ लेती हूँ, पुरुषोत्तम उसका रखा हुआ था। ये धन मैंने सारी पढ़ी है। कुछ साल पहले ना, हम्म, कुछ साल पहले। या थैंक यू दीदी। हमारे एक भाई सब्सक्राइब करने के लिए रेडी है। अच्छा, आज हमारे भाइयों ने खास आपके लिए एक स्किट बनाई है, सो हम सभी प्यार से देखेंगे। सभी अव्यक्ति परिवार प्लीज़ आप जाइएगा नहीं। मंडी में भाई नहीं बैठते थे क्या? बैठते थे, पर ऑफर तो किया मैंने, पर शायद आजकल के भाइयों को चेयर ज़्यादा पसंद है। शेयर रख देंगे इसमें। ओके जी, थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति।